हेलो फ्रेंड्स। उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्ट्रासाउंड टीचिंग वीडियो में डॉक्टर अरशद नदीम आपकी खिदमत में हाजिर है। यकीनन आप इंतज़ार कर रहे होंगे कि काफ़ी दिन हो गए हैं, कोई नई वीडियो अपलोड नहीं हुई। कुछ कमिटमेंट्स और कुछ जो जॉब एसोसिएशंस होती हैं उसकी वजह से काफ़ी मसरूफ़ियत रही। तो आज का मेरा टॉपिक जो है वो स्प्लीन है। मैंने प्रीवियस वीडियोस में लिवर के बारे में, गॉल ब्लैडर के बारे में और पेंक्रियाज के बारे में डिटेल के साथ डिस्कशन की। तमाम जो कि डिजीज़ प्रोसेसेस हैं जो हमें अल्ट्रासाउंड पे आसानी से नज़र आ सकते हैं, वो मैंने डिस्कस किए। मैंने उसकी रिपोर्ट राइटिंग डिस्कस की, डिफरेंशियल डायग्नोसिस डिस्कस किए। आपने फर्दर नेक्स्ट क्या करना है, कौन सी मॉडलिटी अडॉप्ट करनी है या आपने प्लान करनी है, इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस किया गया है प्रीवियस वीडियोज़ में। अगर कहीं पे कोई पॉइंट रह गया और आप समझते हैं उस पर बात करना ज़रूरी है तो काइंडली मुझे इनबॉक्स में अपने रिमार्क्स सेंड कर दें। मैं कोशिश करूँगा कि उन पॉइंट्स को, उन टॉपिक्स को जो है क्लैरिफाई कर सकूँ आप लोगों के लिए। कुछ लोगों ने मुझे फीडबैक दी, मैं उनका बड़ा मशकूर हूँ। काफ़ी गाइडलाइन उनसे मिल जाती है और मैं कोशिश करता हूँ कि मैं अपनी आगे या आइंदा आने वाली वीडियोज़ में वो तमाम पॉइंट जो हैं वो अपने सामने रख सकूँ, ताकि बेहतरीन तरीके से इस टीचिंग प्रोसेस को जो है वो आगे ले जाया जा सके। तो मेरा आज का टॉपिक जो है वो स्प्लीन है। स्प्लीन हमें अल्ट्रासाउंड पे कैसे नज़र आएगा, उसके बॉर्डर्स कैसे होंगे, उसका पैरेन्काइमा कैसा होगा, अगर वो अपने साइज़ से इनलार्ज हो जाए तो हम उसे कैसे लेबल करेंगे, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर डिग्री, या उसकी कैटेगराइजेशन हम किस तरीके से करेंगे। उसके साथ-साथ कुछ नॉर्मल वेरिएंट्स हैं, हमें कुछ नॉर्मल वेरिएशन भी नज़र आएँगी। हम उन नॉर्मल वेरिएशन को किस तरीके से पिक करेंगे और अगर हमें अल्ट्रासाउंड पे मुश्किल हो तो हम फर्दर कौन-सी मॉडलिटी जो है वो उसके लिए अडॉप्ट करेंगे। रिपोर्ट राइटिंग की कितनी इम्पोर्टेंट है, ये तमाम बातें जो है वो आज की इस वीडियो में जो है वो डिस्कस की गई हैं। डिफरेंशियल डायग्नोसिस ख़ुसूसी तौर पे डिस्कस किया गया है ताकि आपका आइडिया हो कि अगर स्प्लीन इनलार्ज हो तो उसमें डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या-क्या हो सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को। इस अल्ट्रासाउंड इमेज पे आपको स्प्लीन नज़र आ रही है। आपको अपर एंड लोअर पोल जो है वो क्लियरली नज़र आ रहा है, लेकिन इसका जो मिड पोल है, हाफ पार्ट ऑफ द पोल जो है वो ऑब्सक्योर है। ये ऑब्सक्योर एयर की वजह से है। लंग्स में जो एयर होती है वो शेडविंग कास्ट करती है, जिसकी वजह से आपको जो है वो स्प्लीन क्लियरली नज़र नहीं आती। रिब केज होता है, रिब केज के नीचे जो है आपको टेक्निकली प्रोब को एंगुलेशन देकर स्प्लीन को जो है वो देखना होता है। मरीज़ को लेटरल डिक्यूबिटस पोजीशन पे डालना होता है और मरीज़ को कहना होता है कि आप गहरी सांस लें। जब मरीज़ गहरी सांस ले रहा हो तो इसी दौरान आपने इमेजिंग करनी है, आपने स्कैनिंग करनी है और आपने पिक्चर को जो है वो फ्रीज़ कर देना है ताकि आप उसकी मेजरमेंट ले सकें। अल्ट्रासाउंड की इस इमेज पे आपको स्प्लीन जो है वो क्लियरली नज़र आ रही है। आपको अपर और लोअर पोल नज़र आ रहा है, मिड पोल भी नज़र आ रहा है। पैरेन्काइमा जो है वो आपको होमोजेनस नज़र आ रहा है। अगर आप गौर करें तो आपको स्प्लीनिक हाइलम क्लियरली विजिबल है, जिसमें आपको स्प्लीनिक वेन क्लियरली दिखाई दे रही है। आपने अपर और लोअर पोल तक जो है वो इसकी मेजरमेंट लेनी होती है। ये नॉर्मल मेजरमेंट जो है अप टू 13 सेंटीमीटर होती है और इसका पैरेन्काइमा जो है वो होमोजेनस होता है और बॉर्डर जो है इसके हमेशा स्मूथ होते हैं। कोई बॉर्डर इरेगुलरिटी आपको देखने में नज़र नहीं आती। तो आपने इसके पैरेन्काइमा में फोकस करना होता है, कोई मास लेजन तो नहीं है, कोई सिस्टिक या सॉलिड मैस तो नहीं है। और आपने हाइलम रीजन को जो है गौर से देखना है कि इसमें कोई डायलेटेड वेसल्स तो नहीं है या आपको कोई स्प्लीनिक वेरिसिस तो इस एरिया पे नज़र नहीं आ रहे। स्प्लीनिक इश्यूज़ पे बात करने से पहले मैं ये समझूंगा कि आपको एब्डोमिनल क्वाड्रेंट का जो है उसका कंसेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। ये कुछ इमेजिनरी लाइंस हैं जिसने एब्डोमिनल कैविटी को 9 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड किया है। हर ऑर्गन जो है वो अपने एक मखसूस क्वाड्रेंट में होता है, जिसकी वजह से हमें उसकी पहचान जो है वो आसान हो जाती है। लिहाजा इस नेक्स्ट वीडियो में मैंने आपको 9 एब्डोमिनल क्वाड्रेंट बताए हैं और बताया गया कि कौन कौन से ऑर्गन किस किस क्वाड्रेंट में जो है होते हैं। ये एक छोटा सा चार्ट है, अगर आप उसको 2-3 दफ़ा देखेंगे तो आपको वो क्लियर हो जाएगा। तो जो क्वाड्रेंट है उस पर्टिकुलर क्वाड्रेंट में मखसूस ऑर्गन लोकेशन होती है जो कि हमें आइडेंटिफिकेशन उसकी आसान होती है। तो आइए इस वीडियो में देखते हैं कि 9 एब्डोमिनल क्वाड्रेंट्स क्या हैं और हम कौन कौन से ऑर्गन को किस क्वाड्रेंट में जो है वो लोकेट कर सकते हैं।
स्प्लीन की एसोसिएशन देखने के लिए आपको चाहिए कि आपको एब्डोमेन के 9 क्वाड्रेंट्स हैं वो क्लियरली आइडेंटिफाई हों, चाहे वो स्प्लीन हो, चाहे वो लिवर हो या वो किडनीज़ हो। अगर आपको 9 एब्डोमिनल क्वाड्रेंट्स और उनके अंडरनीथ जो लोकेशंस हैं और जो आर्गन उसमें लोकेटेड हैं वो अगर आप स्पेसिफाई कर सकें तो आपको आसानी होती है। जिस तरह आप अगर इस इमेज पे देखें तो आपको हाइपोकॉन्ड्रिक राइट और लेफ़्ट हाइपोकॉन्ड्रिक नज़र आ रहा है। राइट हाइपोकॉन्ड्रिक में लिवर, गॉल ब्लैडर, और लेफ़्ट हाइपोकॉन्ड्रिक जो है वो स्प्लीन के लिए पर्टिकुलर रीजन है। लंबर रीजन में किडनीज़ होती हैं। इलियक रीजन में आपको डिफरेंट पैथोलॉजीज़, अगर फीमेल है तो आपको ओवेरियन पैथोलॉजीज़ वगैरह मिलती हैं, और मेल है तो अपेंडिक्स का एरिया और कॉलन की एबनॉर्मेलिटी देखने में मिलती है। एपिगैस्ट्रिक रीजन है, अम्बिलिकल हिंज रीजन है जो कि हर्निया के लिए कॉमन है। हाइपोगैस्ट्रिक रीजन में आपको यूरिनरी ब्लैडर मिलता है, फीमेल में जो है वो यूट्रस मिलता है। तो आपको ये 9 क्वाड्रेंट और इनके अंडरनीथ जो चीज़ें मौजूद हैं, जो ऑर्गन मौजूद हैं, वो आपको स्पेसिफाई होनी चाहिए ताकि आपको जो है वो डिटेक्ट करने में आसानी हो। स्प्लीन को एग्ज़ामिन करने के लिए ज़रूरी है कि आपको उसकी एसोसिएटेड रिलेशन जो है उसका जानना बहुत ज़रूरी होता है। आपको पता हो कि कौन से आर्गन, कौन सा हिस्सा जो है वो स्प्लीन के साथ जो है वो अटैच्ड है। हम देखते हैं कि स्प्लीन जो है वो सुपीरियर, मीडियल या इंफीरियर, लैटरल, इसके 2 कंपोनेंट्स हैं, और इसके साथ-साथ इसका लेफ़्ट लोब ऑफ द लिवर जो है कम्युनिकेट करता है। इसके साथ पेंक्रियास की टेल जो है वो कम्युनिकेट करती है। इसका इंटरफेस जो है वो लंग्स के साथ बनता है। लेफ़्ट किडनी के साथ इसकी कम्युनिकेशन है। तो ये सारी कम्युनिकेशन जो है वो आपको जानना ज़रूरी है। किसी वक्त आपको जो है स्प्लीन को एज अ लैंडमार्क बनाकर बाकी आर्गन को जो है आपने वहाँ पे डायग्नोस करना होता है और स्कैन करना होता है। तो आइए इस नेक्स्ट स्लाइड्स में मैंने आपको इसकी एसोसिएशन बताई है कि एसोसिएशन जो है हमें किस तरीके से नज़र आएगी, हमें किस तरीके से डिफरेंशिएशन पता लगेगा कि ये कौन सा आर्गन जो है वो स्प्लीन के साथ जो है वो रिलेटेड है। इस अल्ट्रासाउंड के इमेज पे आप गौर से देखें तो आपको स्प्लीन जो है वो नज़र आ रही है, लेकिन स्प्लीन के साथ आपको सुपीरियर पार्ट ऑफ द स्प्लीन जो है उसमें आपको हाइपोएक्विक एरिया नज़र आ रहा है। ये कोई मैस लेजन नहीं है, ये कोई कलेक्शन नहीं है, बल्कि ये जो है लिवर का लेफ़्ट लोब है जो कि इनलार्ज है। हेपेटोमेगैली में अक्सर लेफ़्ट लोब अगर पर्टिकुलरली इनलार्ज हो तो वो आपको जो है लेफ़्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन में नज़र आ रहा है, जिस तरीके से आपको इस इमेज पे क्लियरली आइडेंटिफाई है। अगर आप इस लिवर के लेफ़्ट लोब को फॉलो करें तो आपको क्लियर हो जाएगा कि हेपेटोमेगैली है और लिवर जो है वो इनलार्ज है। तो इसलिए आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि ये कोई मैस लेजन है। तो सबसे पहले आप देखें तो लेफ़्ट लिवर लोब जो है वो आपको सुपीरियर टू स्प्लीन जो है वो नज़र आ रहा है। इस इमेज में आपको ये क्लियरली दिखाई दे रहा है। ये थोड़ी सी एंगुलेशन के साथ दूसरा इमेज आपको दिखाई दे रहा है। इसमें अगर आप गौर करें तो आपको अगेन लेफ़्ट लोब ऑफ लिवर जो है वो सुपीरियर टू स्प्लीन जो है वो दिखाई दे रहा है। इमेज के अंदर आप देखें तो आपको लेफ़्ट किडनी भी दिखाई दे रही है। लेफ़्ट किडनी के साथ आपको स्प्लीन नज़र आ रहा है। स्प्लीन के सुपीरियर पार्ट पे आपको हाइपोएक्विक लोब नज़र आ रहा है जो कि लेफ़्ट लोब है लिवर का। चूँकि हेपेटोमेगैली है इसलिए ये लेफ़्ट लिवर लोब जो है वो टूवर्ड्स द स्प्लीन जो है वो माइग्रेट कर गया। कभी कभी पोस्ट सर्जिकली भी जो है या कोई सर्जिकल इंटरवेंशन हुई हो तब भी लेफ़्ट लोब लिवर जो है वो आपको थोड़ा सा लेफ़्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन की तरफ नज़र आएगा। कुछ ऐसी जो है वो गैस्ट्रिक बाईपासेस हैं या गैस्ट्रिक पैथोलॉजीज़ हैं जिसमें सर्जरी रिक्वायर्ड होती है, तो उसमें आपको जो है वो थोड़ी सी पोजीशन लिवर की जो है वो चेंज नज़र आएगी और ज़्यादातर लेफ़्ट लोब जो है वो डेविएट होगा टूवर्ड्स लेफ़्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन में और आपको स्प्लीन के सुपीरियर पार्ट पे नज़र आएगा। तो आपने इसको कंफ्यूज नहीं करना कि ये कोई मैस लीजन है या आप इसको कलेक्शन समझें, बल्कि ये लेफ़्ट लोब ऑफ द लिवर होगा। इस इमेज पे भी आपको स्प्लीन नज़र आ रहा है और सुपीरियर टू स्प्लीन जो है वो इकोजेनिक जो है एरिया नज़र आ रहा है, जो कि इकोजेनिक लेफ़्ट लोब है। ये फैटी लिवर है, फैटी हेपेटोमेगैली है, फैटी चेंजेस हैं और लेफ़्ट लोब जो है वो उसका लेफ़्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन की तरफ जो है वो प्रोट्यूड हुआ है और आपको सुपीरियर टू स्प्लीन नज़र आ रहा है। स्प्लीन जो है आपको हाइपोइक्विक नज़र आ रही है, ये इसलिए ताकि कंट्रास्ट की वजह से। लिवर जो है वो हाइपर इक्विक है ड्यू टू फैटी इन्फिल्ट्रेशन, इस वजह से आपको जो स्प्लीन है वो हाइपोइक्विक नज़र आ रही है। ये कोई स्प्लीन की पैथोलॉजिकल प्रोसेस नहीं है,
बल्कि ये नॉर्मल कंट्रास्ट की वजह से आपको चेंज नज़र आ रहा है। तो ये हेपेटिक स्टीटोसिस है, फैटी लिवर इन्फिल्ट्रेशन है विद हेपेटोमेगेली है, और लेफ़्ट लोब सुपीरियर टू द स्प्लीन आपको नज़र आ रहा है। इस इमेज में आपको लेफ़्ट लोब ऑफ द लिवर जो है वो क्लियरली सुपीरियर टू द स्प्लीन जो है वो नज़र आ रहा है। इसी पेशेंट की कंफर्मेशन के लिए सीटी स्कैन कराया गया। अगर आप सीटी स्कैन पे देखें तो आपको लिवर जो है वो इनलार्ज नज़र आ रहा है, लिवर हाइपोडेंस है, चूँकि फैट्स हाइपोडेंस नज़र आते हैं सीटी स्कैन पर। और आप लेफ़्ट लोब को फॉलो करते जाएं तो ये प्रोट्यूड हुआ हुआ है लेफ़्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन की तरफ। आपको नीचे जो है वो स्प्लीन क्लियरली नज़र आ रही है, विजिबल है स्प्लीन, और इसने स्प्लीन की सुपीरियर और लेटरल बॉर्डर को जो है वो ऑक्यूपाई किया हुआ है। तो ये फैटी लिवर इन्फिल्ट्रेशन है, हेपेटोमेगेली है, लेफ़्ट लोब प्रोट्रूजन टूवर्ड्स द लेफ़्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन है, सुपीरियर एंड लेटरल बॉर्डर ऑफ स्प्लीन जो है वो ऑब्स्क्योर है। ऑब्स्क्योर नहीं बल्कि स्प्लीन की सुपीरियर और लेटरल बॉर्डर के साइड पर आपको जो है लेफ़्ट लोब ऑफ द लिवर जो है वो क्लियरली नज़र आ रहा है। स्प्लीन की रिलेशन जो है वो लेफ़्ट किडनी के साथ आपको इस इमेज पे नज़र आ रही है। ये तो बहुत कॉमन रिलेशन है क्योंकि लेफ़्ट लंबर रीजन में किडनी होती है और सुपीरियर टू लेफ़्ट लंबर रीजन लेफ़्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन है। लेफ़्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन में जो है वो स्प्लीन होता है। आप देखें इसमें आपको स्प्लीन क्लियरली नज़र आ रहा है, इसके अपर एंड लोअर लोब भी क्लियर है, आपको इसका मीडियल पार्ट भी नज़र आ रहा है। आपको स्प्लीन का जो है पेरेन्काइमा होमोजेनस नज़र आ रहा है, इसमें कोई सॉलिड या सिस्टिक मैस नज़र नहीं आ रहा। अगर आप देखें तो आपको क्लियरली जो है वो स्प्लीन और किडनी के दरमियान जो डिमार्केशन है वो क्लियरली विजिबल है। तो स्प्लीन भी क्लियरली नज़र आ रहा है, इसकी कॉर्टिकल जो इकोजेनेसिटी है और स्प्लीनिक जो इकोजेनेसिटी है इसमें आपको डिफरेंस इस इमेज पे क्लियरली दिखाई दे रहा है। स्प्लीन की जो दूसरी कॉमन रिलेशन है वो पेंक्रियास के साथ है। पेंक्रियास की टेल जो है खुसूसन स्प्लीनिक की साइड पर जो है आपको नज़र आ रही है। आप देखें आपको स्प्लीन इसमें नज़र आ रही है, स्प्लीनिक हाइलम क्लियर है और स्प्लीनिक हाइलम के साथ आपको पेंक्रियाटिक टेल जो है वो क्लियरली दिखाई दे रही है। तो अक्सर अगर पेंक्रियाटिक टेल में कोई सिस्टिक या सॉलिड जो है मैस हो तो हमें स्प्लीन की साइड पर पेशेंट को डिक्वेबाइटिस पोजीशन पे रखने के बाद जो है हम इस एरिया को क्लियरली एनालाइज कर सकते हैं। अगर कोई पेंक्रियाटिक सिस्ट या मैस जो है वो सस्पेक्टेड हो तो आप जो है स्प्लीन को सबसे पहले आप ये लैंडमार्क है, आप स्प्लीन को विजुअलाइज करें। स्प्लीन के साथ आपको जो है स्प्लीनिक पेंक्रियाटिक टेल नज़र आएगी और पेंक्रियाटिक टेल में अगर कोई मैस लीजन है तो आपको इस एंगल पे वो मैस लीजन क्लियरली नज़र आएगा। स्प्लीन की दूसरी रिलेशन जो है वो डायाफ्राम के साथ है। आप इस इमेज को देखें तो इस इमेज में लेफ़्ट किडनी क्लियर है, आपको स्प्लीन जो है वो क्लियरली नज़र आ रहा है। आपको जो इंटरफेस नज़र आ रहा है लंग्स और स्प्लीन के दरमियान ये एक्चुअली डायाफ्राम है। डायाफ्राम आपको इकोजेनिक नज़र आएगा। ये इकोजेनिक लेयर जो है वो डायाफ्राम की है। अगर इसके पोस्टीरियर एस्पेक्ट पे थोड़ा सा भी फ्लूइड हो तो ये वो एरिया है जिसमें आप प्लूरल इफ्यूजन क्लियरली डिटेक्ट कर सकते हैं। अगर वो मिनिमल 10 ml तक भी हो तो आप अल्ट्रासाउंड के ऊपर डायाफ्राम में या डायाफ्राम के पोस्टीरियर एस्पेक्ट पे या प्लूरल इफ्यूजन जो है वो डिटेक्ट कर सकते हैं। अगर डायाफ्रामेटिक एरिया में आपको कोई कलेक्शन या एप्सिस नज़र आ रही हो तो भी इस एरिया पे आपको जो है वो एप्सिस जो है क्लियरली नज़र आ जाएगी। जी दोस्तों, जिस तरीके से हर इंसान दूसरे इंसान से मुख्तलिफ है, जिस तरह उसकी शक्ल मुख्तलिफ है, उसके जज्बात ख़यालात मुख्तलिफ हैं, उसकी सोच मुख्तलिफ है, इस तरीके से जहाँ तक आर्गन्स का ताल्लुक़ है, कुछ लोगों में कुछ आर्गन जो हैं वो मुख्तलिफ़ तरीके के होते हैं। इस तरीके से उनका साइज़ मुख्तलिफ होता है, उसकी शेप मुख्तलिफ होती है। इसको हम नॉर्मल ये होते तो नॉर्मल है लेकिन इसको हम एनाटॉमिकल वेरिएंट कहते हैं। जहाँ तक स्प्लीन का ताल्लुक़ है तो कुछ एनाटॉमिकल वेरिएशन होती हैं जो कि हमें अल्ट्रासाउंड पर या बाकी जो रेडियोलॉजिकल इमेजिंग है उस पे नज़र आ सकती हैं। जिस तरीके से आपको स्प्लीनिकुलस नज़र आएंगे, बजाय बड़ी स्प्लीन के आपको मुख्तलिफ छोटे-छोटे से जो है वो नोड्यूल नज़र आएंगे और हम उसमें कंफ्यूज हो सकते हैं कि शायद ये मैस लीजन है, लेकिन ये मैस नहीं होते बल्कि ये स्प्लीन ही होती हैं। बाज़ जगह पे पॉलीस्प्लीनिया हो सकता है, बाज़ जगहों पे स्प्लीनिकुलस की के साथ साथ स्प्लीनोसिस हो सकता है, आपको वॉन्डरिंग स्प्लीन मिल सकती है या आपको जो है स्प्लीनोगोनेडल फ्यूजन जो है मिल सकती हैं।
ये तमाम हमें अल्ट्रासाउंड इमेजेस पे कैसे नज़र आएंगे? हम अगर एक दफ़ा ये इमेजेस देख लें तो ये हमारे माइंड में स्टोर हो जाते हैं और हमें याद रह जाते हैं। तो जब कभी भी आपके पास कोई ऐसा पेशेंट आता है जिसमें आप स्प्लीन ढूंढ रहे हों और असल में आपको छोटे से टिश्यू नज़र आ जाए, तो आपको ये वीडियो ज़रूर हेल्प करेगी। तो लिहाजा आइए देखते हैं कि कितनी एनाटॉमिकल वेरिएशन होती हैं, हमें अल्ट्रासाउंड पे किस तरीके से नज़र आएंगी और हम उन्हें किस तरीके से पिक करेंगे। तो ये स्लाइड्स जो हैं आपको हेल्प करेंगी इन तमाम एनाटॉमिकल वेरिएशन को पहचानने में। इस स्प्लीनिक इमेज पे आप देखें तो आपको स्प्लीन की हाइलर रीजन पे वेल डिफाइन ओवल शेप, राउंड शेप जो है वो नोड्यूल नज़र आ रहा है। ये दरअसल स्प्लिनिकुलस है। स्प्लिनिकुलस जो है वो तादाद में एक हो सकता है, 2 से 6 तक भी हो सकते हैं। ये दरअसल स्प्लिनिक टिश्यू ही होते हैं। कंजेनिटली जब स्प्लीन डेवलप हो रहा होता है तो आप देखें तो ये छोटे छोटे से टिश्यू जो हैं वो स्प्लीन के साथ अटैच्ड अलहदा नज़र आने लगते हैं। तो ये कन्फ्यूजन पैदा करते हैं कि शायद ये मास लीजन है, चूँकि नज़र भी मास की तरह नज़र आ रहे होते हैं, या ये कोई इनलार्ज लिम्फ नोड है। तो लिम्फ नोड या मास लीजन में कंफ्यूज होने से पहले आप ये कंसिडर कर लें कि ये स्प्लिनिकुलस है, और इसकी अगर आप गौर करें तो आपको जो इकोजेनेसिटी है वो स्प्लीन के साथ इक्वल नज़र आ रही है। तो आपको स्प्लिनिकुलस में जो है वो इकोजेनेसिटी बिल्कुल इक्वल नज़र आएगी। और उसके साथ साथ अक्सर इन पेशेंट में कुछ और कंजेनिटल एनोमलीज भी होती हैं, तो पूरी बॉडी को स्कैन करना ज़रूरी होता है ताकि देख सकें कि कोई और कंजेनिटल एनोमली तो इस पेशेंट में नहीं है। ये स्प्लिनिकुलस की दूसरी एग्जांपल है। जो रेड एरो हैं ये इंडिकेट कर रहे हैं स्प्लिनिकुलस में। इस इमेज पे आपको 2 स्प्लिनिकुलस नज़र आ रहे हैं। आपको स्प्लीन जो है वो क्लियरली नज़र आ रही है, हाइपोइक्विक नज़र आ रही है। जिस इकोजेनेसिटी के साथ आपको स्प्लीन का पैरेन्काइमा नज़र आ रहा है वही इकोजेनेसिटी आपको स्प्लिनिकुलस में भी नज़र आ रही है। देयर इज़ नो चेंज बिटवीन द इकोजेनेसिटी ऑफ द स्प्लिनिकुलस एंड द स्प्लिनिक पैरेन्काइमा। तो ये एक करेक्टरिस्टिक है, आपको इसकी इकोजेनेसिटी को है ज़रूर देखना होता है, वरना अगर आप इसको ऐसे ही देखेंगे तो आपको यूँ नज़र आएगा जैसे ये 2 नोड्यूल्स हैं जो कि मैसेस भी हो सकते हैं, पैरास्प्लिनिक मैसेस हो सकते हैं या पैरास्प्लिनिक लिम्फ नोड्स जो हो सकते हैं, लेकिन ये दरअसल स्प्लिनिकुलस है। और इसमें इस पेशेंट में कुछ और भी कंजेनिटल एनोमली होगी जो आपको चेक करना होती है। एनाटॉमिकल वेरिएंट है जिसे हम वांडरिंग स्प्लीन कहते हैं। स्प्लीन जो है वो सस्पेंसरी लिगामेंट के साथ जो है वो अटैच होता है। किसी भी एबनॉर्मेलिटी की वजह से कुछ जो लेक्सिटी होती है, ये सस्पेंसरी लिगामेंट जो है वो लेक्स हो जाता है, और इस लेक्सिटी की वजह से जो है वो स्प्लीन अपनी लोकेशन से नीचे की तरफ या साइड पर आपको नज़र आता है। ऐसी स्प्लीन को वांडरिंग स्प्लीन कहते हैं। आप इस इमेज पे देखें तो आपको वांडरिंग स्प्लीन जो है वो नज़र आ रही है। वाइट एरो इसको इंडिकेट कर रहा है। वांडरिंग स्प्लीन में चूंकि सस्पेंसरी लिगामेंट लैक्स हो जाता है, ये ज़्यादातर मस्कुलर पैथोलॉजीज़ की वजह से होता है या लिगामेंटम पैथोलॉजीज़ की वजह से होता है, जिसमें लिगामेंट जो हैं बॉडी के वो लैक्स हो जाते हैं। वांडरिंग स्प्लीन में जो सस्पेंसरी लिगामेंट की लैक्सिटी है उसकी एक बड़ी कॉम्प्लिकेशन ये है कि ये ट्विस्ट हो जाता है। अगर इस ट्विस्टिंग की वजह से जो है वो स्प्लीन भी जो है वो ट्विस्ट हो जाता है और इसमें नेक्रोसिस या इस्कीमिक नेक्रोसिस होने का चांस होता है। एनाटॉमिकल वेरिएंट में एक और वेरिएशन है, आपको इस अल्ट्रासाउंड इमेज पे जो है मल्टीपल जो है वो नोड्यूल, राउंड नोड्यूल नज़र आ रहे हैं। ये स्प्लिनिक एरिया में है और स्प्लीन एज इट इज़ नज़र नहीं आ रही। ये एक्चुअली पॉलीस्प्लीनिया है। पॉलीस्प्लीनिया ये मल्टीपल टिश्यूज़ जो हैं वो डेवलप हुए हैं, ये कंजेनिटल एनोमली है, और इसमें आपको जो है एक पूरी स्प्लीन की बजाय आपको मल्टीपल स्प्लिनिक टिश्यूज नज़र आते हैं। इसे पॉलीस्प्लीनिया कहा जाता है। पॉलीस्प्लीनिया में जो है वो कार्डियक पैथोलॉजीज़ भी होगी, आपको अदर रीनल पैथोलॉजीज़ भी जो है देखने में मिलेंगी, और गैस्ट्रिक एबनॉर्मेलिटीज़ भी जो है वो देखने में मिलेगी। ज़्यादातर साइटस एबनॉर्मेलिटीज़ जो है वो पॉलीस्प्लीनिया के साथ रिलेटेड होता है। तो आप देखें तो आपको क्लियरली ये नज़र आ रहा है कि ये एक स्प्लीन नहीं है बल्कि मल्टीपल स्प्लीनिक टिश्यूज़ हैं, और इसको जो है पॉलीस्प्लीनिया कहा जाता है। पॉलीस्प्लीनिया को कंफर्म करने के लिए जो है ये सीटी स्कैन कराया गया। अगर आप इस सीटी स्कैन को देखें तो आपको जो है लीवर क्लियर नज़र आ रहा है, लेकिन आपको स्प्लीन की एरिया पे 3 नोड्यूल्स नज़र आ रहे हैं। ये तीनों नोड्यूल जो हैं दरअसल ये स्प्लीन है और इनको पॉलीस्प्लीनिया कहा जाता है। अगर आप स्प्लीन के नीचे देखें तो आपको लेफ़्ट किडनी भी नज़र आ रही है, राइट साइड पे आपको राइट किडनी भी नज़र आ रही है, वर्टिब्रल बॉडी जो है वो क्लियरली विजिबल है। बाकी इस जो इमेज है इसमें तमाम स्ट्रक्चर ठीक नज़र आ रहे हैं।
सिवाय इसके कि आपको स्प्लीन जो है वो मल्टीपल नज़र आ रही है, उसकी जगह आपको 3 नोड्यूल नज़र आ रहे हैं। तो ये तीनों नोड्यूल जो हैं ये स्प्लीन हैं और इनको जो है पॉलीस्प्लीनिया कहा जाता है। तो इस पेशेंट में आप कार्डियक एनॉमली को चेक करेंगे और फर्दर अगर लोअर एब्डोमिनल या इंटेस्टिनल एब्नॉर्मेलिटी है तो वो भी आपको चेक करनी होगी। ये पॉलीस्प्लीनिया की जो है सीटी की क्लियर इमेज है। एक बड़ी रेयर कंजेनिटल एनॉमली है जिसे स्प्लीनोगोनेडल फ्यूजन कहा जाता है। ये सिर्फ मेल में होती है। इसमें ऐसा होता है कि स्प्लीन के साथ जो है जो टेस्टिकल है वो अटैच हो जाता है, तो इसको स्प्लीनोगोनेडल फ्यूजन कहते हैं। तो आप जब भी स्प्लीन को एनालाइज कर रहे हो तो आप देखें उसके साथ जो है आपको राउंड टिश्यू नज़र आएगा, तो वो टेस्टीज़ होगा। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप स्क्रोटल रीजन को स्कैन कर लें और उसके साथ इंग्वाइनल रीजन और लोअर एब्डोमिनल बॉडी देख लें, ताकि आपको कंफर्म हो जाए कि उस एरिए में वहाँ पे टेस्टीज़ मौजूद नहीं है और ये टेस्टीज़ अपवर्ड आकर स्प्लीन के साथ जो है वो फ्यूज़ हुआ है। तो इसे स्प्लीनोगोनेडल फ्यूजन कहते हैं। ये कंफ्यूज करता है आपको स्प्लीनिकुलस के साथ, तो इसके लिए ज़रूरी होता है कि आप उसकी स्क्रोटल रीजन को, इंग्वाइनल रीजन को, लोअर एब्डोमिनल कैविटी को क्लियरली एसेस करें। तो आपको क्लियर हो जाएगा कि उस एरिया में आपको टेस्टीज़ नज़र नहीं आ रहा और ये टेस्टीज़ आपको अपवर्ड जो है स्प्लीन के साथ फ्यूज़ नज़र आ रहा है। तो ये स्प्लीनोगोनेडल फ्यूजन का केस है। स्प्लीनोगोनेडल फ्यूजन को कंफर्म करने के लिए सीटी स्कैन कराया गया। आपको इस सीटी इमेज पे जो है क्लियरली किडनीज नज़र आ रही है। लेफ़्ट साइड पर आपको जो एरो नज़र आ रहे हैं वो स्प्लीन को इंडिकेट करते हैं, स्प्लीन इन लार्ज है। और आपको जो एक छोटा एरो पिल्विस रीजन में इंडिकेट करता है वो टेस्टिकल्स है, लेकिन इस टेस्टिकल की जो कनेक्शन है वो आपको स्प्लीन के साथ नज़र आ रहा है। तो ये लॉन्गिट्यूडनल स्प्लीन जो है वो राइट वे डाउन होते होते टेस्टीज़ के साथ जो है वो जुड़ी हुई है। तो ये भी एक पैटर्न है जिसमें आपको स्प्लीनोगोनेडल फ्यूजन जो है वो क्लियरली दिखाई दे रहा है। कभी कभी ये स्क्रोटल रीजन से निकलकर अपवर्ड एब्डोमिनल कैविटी में होंगे, तो उस सूरत में आपके पास स्क्रोटल सैक जो है वो खाली होगी। लेकिन इसमें अगर आप देखें तो स्प्लीन इतनी इनलार्ज है कि इसका लोअर पोल जो है वो डाउन आते आते जो है वो टेस्टिकल के साथ अटैच हुआ है। तो ये एक अनदर दूसरा फीचर है जो आपको स्प्लीनोगोनेडल फ्यूजन में इस तरह भी देखने में मिल सकता है। इस इमेज पे आपको दो स्लाइड्स दिखाई गई हैं। राइट साइड पर आपको क्लियरली स्प्लीन दिखाई दे रहा है और आपको लेफ़्ट किडनी जो है वो क्लियर नज़र आ रही है। आपको लेफ़्ट साइड के इमेज पे भी जो है वो किडनी तो नज़र आ रही है, लेकिन स्प्लीन की जगह पे आपको एक राउंड ओवेल शेप जो है वो नज़र आ रही है। दरअसल में ये स्प्लीनोसिस है। इस पेशेंट में आपको जो है वो हिस्ट्री मिलेगी कि इसका जो है स्प्लीनिक रप्चर हुआ था या इसको जो है ट्रॉमा हुआ था जिसमें स्प्लीन जो है वो रप्चर हो गया। तो कभी कभी जो है वो स्प्लीनिक रप्चर में स्प्लीनिक जो टिश्यूज़ है एल्सवेयर, ज़रूरी नहीं कि उसी एक एरिया पे जो है ये इम्प्लांट हो जाए, बल्कि ये किसी और फार अवे एरिया में भी जाके इम्प्लांट हो सकते हैं। तो इसको जो है वो स्प्लीनोसिस कहा जाता है और इसको बड़ा केयरफुली स्कैन करना ज़रूरी होता है। स्प्लीनोमेगेली ऐसी स्टेटस का नाम है कि जब वो अपने नॉर्मल साइज से इनलार्ज हो जाए। नॉर्मल साइज 12 से 13 सेंटीमीटर तक, 12 टू 13 सेंटीमीटर कंसिडर किया जाता है कि ये नॉर्मल है। अगर स्प्लीन का साइज जो है इससे इनलार्ज होता है तो इसको हम स्प्लीनोमेगेली कहते हैं। स्प्लीनोमेगेली जो है वो माइल्ड हो सकती है, मॉडरेट हो सकती है या सीवियर हो सकती है, कभी कभी मैसिव भी हो सकती है। माइल्ड और मॉडरेट डिग्री को जो है वो 13 से 18 सेंटीमीटर के दरमियान अगर स्प्लीन है तो आप इसे माइल्ड और मॉडरेट में डाल सकते हैं। मसलन 15 तक जो है वो माइल्ड है, 15 के बाद जो है वो मॉडरेट है, और 18 से ज़्यादा हो जाती है अप टू 22 तो इसको हम जो है वो सीवियर कहते हैं। और 25 से अप या 22 टू 25 से अप जब होती है तो इसको हम जो है वो मैसिव स्प्लीनोमेगेली कहते हैं। तो आप कि ये फर्दर इमेजेस आपको बताएंगी कि स्प्लीन किस तरीके से इनलार्ज है। रिपोर्ट में आप अपनी स्प्लीनोमेगेली मेंशन करें और बेहतर ये होगा कि आप अपने डिफरेंशियल जो हैं वो ज़रूर मेंशन करें कि इसकी डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या है। तो आइए स्लाइड्स देखते हैं। स्प्लीनोमेगेली वो कंडीशन है जिसमें जो है वो स्प्लीन इनलार्ज होता है। नॉर्मली जो स्प्लीन है वो 13 सेंटीमीटर तक
कंसिडर किया जाता है कि ये नॉर्मल है, लेकिन अगर इससे इनलार्ज हो जाए तो हम इसको माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर या मैसिव स्प्लीनोमेगेली कहते हैं। अगर 13 टू 18 सेंटीमीटर तक इनलार्ज है तो इसे माइल्ड और मॉडरेट में कंसिडरेशन दी जाती है, लेकिन अगर इससे ज़्यादा है तो सीवियर है, और अगर 22 से ये ज़्यादा हो जाए तो इसे मैसिव स्प्लीनोमेगेली कहते हैं, जिसकी फ़र्दर डिफरेंशियल्स आगे बयान की गई हैं। आप ये देखें, ये आपको इनलार्ज स्प्लीन नज़र आ रहा है, लेफ़्ट किडनी नज़र आ रही है, इसमें होमोजेनस पेरेन्काइमा जो है वो आपको क्लियरली नज़र आ रहा है, लेकिन आपने इसको लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स सेक्शन दोनों में जो है आपने इसकी मेजरमेंट लेनी है, ताकि आपको जो है ये क्लियर हो जाए। सीटी स्कैन पे हम जो है स्प्लीनिक इंडेक्स ले लेते हैं, तो उससे हमें स्प्लीन की जो है वो इनलार्जमेंट का अंदाज़ा हो जाता है, लेकिन अल्ट्रासाउंड पे आपको बाइपोलर इसकी लेंथ लेनी होती है और इसकी ट्रांसवर्स लेंथ लेनी होती है। तो बाइपोलर पे जो ये 13 सेंटीमीटर से इनलार्ज हो जाए तो ये स्प्लीनोमेगेली है। ये स्प्लीनोमेगेली को कंफर्म करने के लिए सीटी इमेज जो है लिया गया है। आपको राइट साइड पे लिवर, पोर्टल वेन, राइट स्प्लीन जो है वो नज़र आ रही है। लेफ़्ट साइड पे जो इमेज आपको अटैच करता हुआ दिखाई दे रहा है तो ये आपको स्प्लीन इनलार्ज नज़र आ रही है। ये इनलार्ज स्प्लीन सीटी इमेज पे आपको क्लियरली डिफाइंड है। इसके नीचे आपको लेफ़्ट किडनी क्लियरली नज़र आ रही है। स्प्लीनोमेगेली की वजह से आपको स्प्लीन जो किडनी जो है वो थोड़ी सी पुश नज़र आ रही है। इसने इसको टूवर्ड्स मीडियल एंड टूवर्ड्स इंफीरियर एस्पेक्ट इसको पुल और पुश किया हुआ है। तो आप देखें तो आपको ये पुशिंग इफ़ेक्ट नज़र आ रहा है, ये बिकॉज ऑफ स्प्लीनोमेगेली है। आपको क्लियरली स्प्लीन इनलार्ज नज़र आ रही है, इसके अंदर कोई फोकल मास लीजन नहीं है, और सीटी का ये इमेज आपको स्प्लीनोमेगेली जो है वो दिखा रहा है। साउंड पे अगर स्प्लीन जो है वो इनलार्ज नज़र आ जाए तो उसकी जो डिफरेंशियल डायग्नोसिस है वो देखना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसका नेमोनिक जो है वो चाइना है। चाइना मीन सी डिनोट करता है कंजेशन को। तो सबसे पहले आप कंजेशन देखेंगे, कोई पोर्टल हाइपरटेंशन तो नहीं है। पोर्टल हाइपरटेंशन के कई रीज़न है, जिसमें सबसे कॉमन जो है वो लिवर सिरोसिस है, और उसके बाद कार्डियक प्रॉब्लम्स भी आते हैं, जिसमें आपके पास रीनल प्रॉब्लम भी आते हैं। तो कंजेशन जो है वो एक रीज़न है जिसमें स्प्लीनिक इनलार्जमेंट देखी जाती है। हेमाटोलॉजिकल काजेज़ जो है उसमें हेमोलिटिक अनीमिया और सिकल सेल डिजीज़ जो है, ये दोनों डिजीज़ में स्प्लीन जो है वो आपको इनलार्ज नज़र आएगी। इन्फेक्शंस जो है मलेरिया में तो जो है मैसिवली इनलार्ज स्प्लीन आपको नज़र आएगी। एप्स्टेन बार वायरस और लिशमेनिया जो है इसमें भी आपको स्प्लीन जो है वो लार्ज नज़र आएगी। आपने पेशेंट की जो है हिस्ट्री लेनी है, और आपके पास अदर इमेजिंग और लेबॉर्ट्री इन्वेस्टिगेशंस होती हैं, जिसकी बुनियाद पर आपको रिलेट करते हैं कि इस स्प्लीनोमेगेली की रीज़न जो है वो क्या हो सकती है। कुछ न्यूप्लाज्म है, जिस तरह क्रोनिक माइलाइड ल्यूकीमिया है, माइलोफाइब्रोसिस है और लिम्फोमा है, इनमें स्प्लीन जो है वो इनलार्ज आपको मिलेगा, और इसमें आपके पास पेशेंट की हिस्ट्री मौजूद होगी। ऑटो इम्यून डिजीज़ जो है, जिसमें रोमेटाइड आर्थराइटिस, सार्काइडोसिस और एमाइलाइडोसिस होती है, इसमें भी आपको स्प्लीन जो है वो इनलार्ज नज़र आएगी। अगेन आपको चूँकि अगर स्प्लीन इनलार्ज नज़र आए तो आपने इसको फर्दर लेबॉर्ट्री इन्वेस्टिगेशंस और फर्दर इमेजिंग के साथ को रिलेट करना होता है, ताकि आप उसको प्रॉपर तरीके से डायग्नोस कर सकें। सिर्फ स्प्लीनोमेगेली अक्सर 18 सेंटीमीटर से हाई 22 और 22 से हायर अगर हो जाए तो उसे हम मैसिव स्प्लीनोमेगेली कहते हैं। मैसिव स्प्लीनोमेगेली जो है सिर्फ 3 डिजीज़ में मिलता है। आप देखें मलेरिया, तो आपके पास मलेरिया की हिस्ट्री मौजूद होगी और आप आसानी से पेशेंट को जो है वो डायग्नोस कर सकेंगे कि ये मलेरिया की वजह से मैसिव स्प्लीनोमेगेली है। सेकंड जो है वो माइलोफाइब्रोसिस है, और थर्ड जो है वो क्रोनिक माइलाइड ल्यूकीमिया है। तो आपके पास टीएलसी इंक्रीज़ होगी, आपको एबनॉर्मल सेल जो है वो ब्लड काउंट पे नज़र आ जाएंगे। तो आपके पास अगर ये इन्वेस्टिगेशन है तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। जी दोस्तों, तो ये था स्प्लीन के हवाले से। हमने नॉर्मल स्प्लीन डिस्कस की, हमने डिस्कस किया कि स्प्लीन के जो है वो नॉर्मल अपीयरेंस अल्ट्रासाउंड पे कैसे नज़र आएगी,
अगर इन लार्ज हो जाए तो ये कितनी हद तक जो है इसे माइल्ड कहेंगे, मॉडरेट कहेंगे या सीवियर हम कहेंगे या मैसिव स्प्लीनोमेगेली हम इसे कहेंगे। उसके साथ साथ जो इम्पॉर्टेंट चीज़ मैंने डिफरेंशियल डायग्नोसिस इसमें डिस्कस की, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये तमाम चीज़ें जो है किसी दर्जे तक जो है वो बहुत आसान है, लेकिन कुछ ऐसे पॉइंट हैं जो कि आपको जानना बहुत ज़रूरी है, ख़ुसूसी तौर पर रिपोर्ट राइटिंग। रिपोर्ट राइटिंग जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट जो है ये स्किल है कि आप किस तरीके से इसको डॉक्यूमेंट करते हैं। तो जब भी आप स्प्लीन को लिखें तो आप पहले स्प्लीन की साइज़ जो है वो ज़रूर मेंशन करें, स्प्लीन की मार्जिन जो है वो उस पर कमेंट करें, स्प्लीन की पैरेन्काइमा पर कमेंट करें कि वो होमोजेनस है या नहीं है। आप उसके अंदर कोई डिजीज़ प्रोसेसेस है उसको मेंशन करें, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। इसके बाद एक और चीज़ जिसको ज़्यादातर क्लिनिशियन या तो जल्दी या टाइम की कमी की वजह से या वो हरीनेस की वजह से जो है मिस कर देते हैं, और वो ये है कि आप अपनी डायग्नोसिस दें कि आपका डायग्नोसिस क्या है, कि आपकी डायग्नोसिस से आपके क्लिनिशियन या आपके जो है कोलीग को आसानी हो कि आप उससे क्या कहना चाह रहे हैं। जिसमें मैंने आपको डिटेल के साथ बताया कि अगर इनलार्ज स्प्लीन हो तो ये डिफरेंशियल होते हैं। आपके पास पेशेंट की हिस्ट्री होती है, आप पेशेंट से रेलेवेंट कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं और उसकी बुनियाद पर आप अपने डिफरेंशियल शेप कर सकते हैं। आप कोशिश करें डिफरेंशियल जितने कम से कम हों, ताकि आपके क्लिनिशियन को, आपके सर्जन को, आपके मेडिकल कोलीग को जो है आसानी हो कि वो डायग्नोसिस की तरफ जो है वो पहुंच सके। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैंने इस वीडियो में बहुत डिटेल के साथ इसको डिस्कस किया, तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत फ़ायदा देगी। कुछ साथियों ने मुझे कमेंट्स किया, मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। यकीनन कुछ पॉइंट्स आप जो बता देते हैं वो मुझे बड़े हेल्पफुल होते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो जब बनाता हूँ तो मुझे आसानी होती है और मैं वो पॉइंट अपने सामने मद्देनज़र रखता हूँ। कोई ऐसी चीज़ें जो आप फर्दर डिस्कस करना चाहें, मेरे ईमेल बॉक्स में या मेरे इनबॉक्स में जो है आप मुझे रिमार्क्स अपने सेंड कर दें, मैं कोशिश करूँगा उसको एड्रेस कर सकूँ। जहाँ तक स्प्लीन की पैथोलॉजीज़ का ताल्लुक है, तो नेक्स्ट वीडियोज़ जो हैं वो आप देखते रहिएगा। नेक्स्ट वीडियोज़ में मैंने तमाम स्प्लीन की पैथोलॉजीज़ को जो है वो डिस्कस कर दिया है, तो जो आपको आसानी होगी। मैं एक ख़ुसूसी वीडियो जो है जिसमें लिवर और पैंक्रियास और जो गॉल ब्लैडर है उसके जितने टॉपिक्स डिस्कस हो चुके हैं उसके बारे में एक शॉर्ट सी वीडियो बनाकर मैं अपलोड कर दूंगा, कि ताकि वो साथी जो चाहते हैं कि किसी पर्टिकुलर टॉपिक को जो है वो डिस्कस करना देखना चाहें, तो वो डायरेक्ट वीडियो में जाकर वो चीज़ जो है वो देख सकते हैं। अपनी आरा से ज़रूर आगाह करते रहिएगा, अपना फीडबैक देना ना भूलिएगा। मेरी वीडियोस दूसरों के साथ शेयर करते रहिएगा, ताकि ये नॉलेज जो है वो एक्सपेंड हो सके, लोगों तक पहुंच सके, डिसिमिनेट हो सके। और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अगली वीडियो में आपके साथ दोबारा मिलते हैं, तब तक के लिए इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह निगहबान।